बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रंग जंग के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं मोहम्मद अकमल मलिक। नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि सियासत इस वक्त अपने अरूज पर है। 8 फरवरी के इंतखाबात में बहुत कम वक्त रह गया है और तकरीबन तमाम उम्मीदवारान मैदान में मौजूद हैं और सियासत बड़े अरूज पर जारी है। इस हवाले से रंग जंग ने जो एक सिलसिला शुरू किया है, जंग के जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जिन्होंने सहाफ़त और सियासत को बहुत करीब से देखा है और उन पर उनकी गहरी नज़र है, तो उनसे हम उनका तजिया ले रहे हैं और वो इस बारे में क्या सोचते हैं, जंग की सियासत को कैसे देखते हैं, इनके हल को कैसे देखते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा साहब। रमज़ान मिर्ज़ा साहब सिटी 41 के ब्यूरो चीफ हैं जंग में, और सिटी 41 एक ऐसा चैनल है जो बहुत ज़्यादा आवाम के करीब है, क्योंकि ये रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम से इनका राब्ता, हम जो नेशनल मीडिया के लोग काम कर रहे थे उनसे हमसे ज़रा बहुत ज़्यादा है। रमज़ान साहब, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है? जी बिल्कुल। रमज़ान साहब, आप यकीन इलेक्शन भी कवर कर रहे हैं और आपने बहुत सारी कॉर्नर मीटिंग्स को भी कवरेज दी होगी। जंग में हमारे कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, NA 108, NA 109 और NA 110। NA 108 जो है, उसके बारे में पहले आपसे पूछूंगा कि इसमें वैसे तो 17 कैंडिडेट हैं जो इस हल्के में हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि जो हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के मखदूम फैसल सालेह आसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार साहबजादा महबूब सुल्तान साहब, इनके दरमियान जो है कंपटीशन काफी सख्त रहेगा। अमूमन हमारे जो जिले की डायमेंशन रही है, जो हमारे जिले की सियासी एक तारीख रही है, उसमें यहाँ पर शख्सियत का एक वोट रहा है, या यहाँ पर ज्यादातर पीरी मुरीदी का वोट रहा है, या मजहबी बुनियाद का वोट। लेकिन इस दफा हम इलेक्शन में देख रहे हैं, 2018 के इलेक्शन इंतखाबात को हम देखें और खसूसन जो नताज 2022 के जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में आए थे, उनको हम देखें तो हमने यहाँ देखा है कि सियासी जो है वोट बैंक का इजाफा हुआ है, जिसमें ज्यादा वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है। इस वक्त आपने हलकों को भी विजिट किया, आपने यकीनन उम्मीदवारों से भी बात की, लोगों से भी कॉर्नर मीटिंग की। आप कैसा देखते हैं NA 108 को? सबसे पहले तो मैं सियासत के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू करना चाहूँगा। मैं 2024 के इस इलेक्शन को थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए देखता हूँ कि इसमें पहली बार ये देखा गया है कि खानदानी सियासत तो हमारी 70 से चल रही है, लेकिन इस बार एक ही खानदान में कई कई जो हैं वो टिकट्स दिए गए। वो कुछ छोटी पार्टीज हैं, कुछ बड़ी पार्टीज हैं। और इसमें चूंकि जिन पार्टीज ने टिकट जारी किया है, आप उन हवाले से बखूबी वाकिफ भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने टिकट जारी नहीं कर सकी, गो के हमायत जो है वो करने की पोजीशन में है। एक 2018 तक लोग या वोटर इस जाविये से खानदानी सियासत को नहीं देख रहे थे, लेकिन 2024 का वोटर, 2018 का वोटर और 2013 का वोटर जो है उनकी सोच में अब बहुत फर्क है। लोग ये जरूर सोच रहे हैं कि ये टिकट्स की तकसीम उस तरह नहीं हुई नहीं। जिस तरह होनी चाहिए थी। दूसरी बात, जो 2013 और 18 के इलेक्शन में मुनफरिद है कि आप अगर 2013 के इलेक्शन में टर्न आउट देखेंगे तो वो 55% से ज्यादा था। 2018 जब वोटर जो है वो इमरान खान या दीगर इसी तरह के बड़े लोगों ने जो है वो वोटर को एक्टिवेट भी किया था, और कहा जा रहा था कि बर्गर बच्चे जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन तक आएंगे। उस इलेक्शन के अंदर टर्न आउट जो था वो तकरीबन 51.7% रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब है कि 4% टर्न आउट कम हुआ। अब 2024 जबकि एक काम की सूरत हाल है और इस इलेक्शन को इंतहाई हसास भी हसास भी कह रहे हैं। तो इस सूरत हाल में देखना ये पड़ेगा कि झंग जैसे इलाके के अंदर जहां पर मजहबी मसाइल भी रहते हैं हमें और जाती दुश्मनियां भी हैं, तो क्या इस इलेक्शन में टर्न आउट जो है वो कहीं गिर तो नहीं जाता, और अगर टर्न आउट गिर जाता है तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात होगी। अब हम NA 108 की तरफ अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम सबज्यादा मखदूम के ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। सबज्यादा मखदूम 108 में सबज्यादा महबूब सुल्तान और मखदूम है। नून लीग से जो इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, और वो साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हमें देखना ये होगा क्या उनका जाती वोट बैंक
कम था कि उन्हें नून लीग की तरफ जो है वो स्विच करना पड़ा। तो आप और सुनने वालों का जवाब जो है वो ना में होगा, इसका मतलब है उनका जाती वोट बैंक बहुत बड़ा है। तो उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेना ये बहुत अहम पॉइंट है। और बहुत सारे जो हलके हैं वो सियासी हलके हों या सियासी तज्जिया का, वो इनके इस स्विच करने को, इस शमूलियत को नून लीग में उनकी सियासत के ऊपर एक समझ लें कि कड़ा चैलेंज के तौर पर इसको ले रहे हैं कि एक तरफ तो नून लीग का एंटी वोट जो उनसे निकल जाएगा, ऐसा नौजवान वोट जो कि नून लीग का एंटी वोट था, नून लीग के जो 16 माह की 18 माह की हुकूमत, इसका रिएक्शन के तौर पे कह सकते हैं, वो वोट निकल जाएगा। इसका मतलब है उन्होंने अपना वोट लॉस किया। अच्छा, अब उन्होंने नून लीग ज्वाइन क्यों की, ये भी एक सवाल है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सियासी इंजीनियरिंग की जा गई 2018 के अंदर, उसमें उन्होंने देखा कि शायद वो इलेक्शन जीत रहे थे लेकिन कुछ सियासी इंजीनियरिंग हुई जिसके बाद वो इलेक्शन हार गए। तो जो सियासी इंजीनियरिंग 2018 में उन्हें हरा सकती है, वो ये समझ रहे हैं कि शायद 2024 में वही सियासी इंजीनियरिंग उन्हें अगर हार भी रहे होंगे तो वो शायद जीत जाएंगे। ये बड़ा अहम पॉइंट है। दूसरी जानब अगर हम महबूब सुल्तान को लेते हैं तो उनके पास जो है वो भी अपना एक बड़ा वोट बैंक पड़ा है। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी जानिब से शाहजीमना के इलाके में कोई तरक्याती काम हमें नजर नहीं आ रहे। आप शाहजीमना के इलाके में जाकर देखें, चंद एक सड़कें जो कि तैमूर भट्टी की जाती काबशों से चीजें कुछ बेहतर हुई हैं, लेकिन वो इलाका जो कि सैयद मखदूम फैसल सालेह हयात का इलाका है, आबाई इलाका है, वहां पर सूरत हाल नहीं। तो वहां पर महबूब सुल्तान का वोट बैंक मौजूद नहीं। लेकिन अगर हम 18,000 की तरफ निकलें तो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। थोड़ी सी मैं आपको बात, एक तो डिलिमिटेशन जब हुई है, जो नई हल्का बंदी होंगी, उसमें हुआ ये है कि ये हल्का जो है ना जंग की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट किया, मतलब ऐसा ही है। ज्यादा हुआ है, और जो ऊपर का हल्का था वो जरा कम हुआ है। लेकिन इसमें जो दूसरी सूरत हाल है वो ये भी है कि गुलाम अहमद गाड़ी साहब जो हैं वो चूंकि उनके साथ मौजूद हैं, और वहाँ पे इफ्तिखार बलोच साहब भी एक हैसियत रखते हैं, ज़ाहिर उनका भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत ज्यादा इस वक्त है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसका भी उन्हें कोई फायदा नहीं होगा? और क्योंकि तैमूर भट्टी साहब भी मौजूद हैं, यकीनन ये दोनों बहुत बड़ी, यानी कि आप कह सकते हैं कि गद्दियों का भी एक, आप कह सकते हैं कि कॉन्टेस्ट है। तो क्या आप समझते हैं कि इनका जो नीचे सियासी और बिरादरी इज्लाम, जो हम धड़ेबाजी जिसे हम कहते हैं, उनकी सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? धड़ों में यकीनन धड़े जब तोड़े जाते हैं तो आप खुद को मजबूत महसूस करते हैं, लेकिन कुछ हमेशा इस वक्त जो जंग के अंदर दो नजरिए हैं। एक है मजहबी एलिमेंट, आप उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा एलिमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मैंने चुन के इलाकों के अंदर जाके, देहातों के अंदर जाकर डिस्कस किया है। हमें वो सिटी 41 की टीम के सामने जो है वो इजहार ख्याल नहीं कर रहे थे कि हमने किसको वोट बैंक देना है। और जो यंगस्टर इन इलाकों में बैठे हैं वो अपने वालिद को तो अगर कायल नहीं कर सके, लेकिन अपनी वालदा को और अपने बहन भाइयों को उन्होंने कायल किया हुआ है कि वोट किसको देना है। तो ये 9 फरवरी से पहले कुछ भी कहना, 8 फरवरी से कबल मैं कह रहा हूं 9 फरवरी नताइज तक, चूंकि नताइज होंगे, उसकी वजह यह है कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि भाई आप किसको वोट देंगे, तो उनका एक जवाब था कि मैं अपने छापे चकवाने। इसका मतलब ये है कि वो लोग इजहार ही नहीं कर रहे। ये वही होगा जो वडेरों के दौर में होता रहा है कि पर्ची जो है वो किसी और कैंप से कटवाई जाएगी, वोट किसी और को कास्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है, मैंने इस वक्त पहली बार ये देखा है कि जो सियासी नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि वोट कास्ट करके एक दिन हमारे लिए निकालें और आरओ के दफ्तर तक आप हमारा साथ दें, और जब तक हम जीत की तस्दीक लेके वहां से नोटिफिकेशन लेके ना निकले आपने वहां बैठे रहना है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये आप ये समझ लें कि लोग खाइफ हैं कि इस बार भी शायद कोई कुछ हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहने कि आपके कहने का मकसद है कि दोनों कैंडिडेट जो हैं ये इंतहाई फाल हैं अपनी फील्ड में, और यकीनन ये एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा आपके ख्याल में? बहुत तगड़ा मुकाबला है जी, और दोनों तरफ वोट बैंक नजरियात का वोट बैंक है। और मैं ये समझता हूं कि ये जंग का वो हल्का है जहां पर दो तगड़े उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने खड़े हैं। रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं, और जो हम सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं, सियासी सूरत हाल, अगर सियासी इंजीनियरिंग ना हुई, क्योंकि लग रहा है कि शायद सियासी इंजीनियरिंग का जो रुख है वो बदल रहा है, इसका मतलब है कि रुख जो है सियासत का थोड़ा बदल रहा है।
तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता कुछ है भी आने हो वाले सकता अरसों है। अच्छा, यहीं पे अगर हम यकीनन हम देख रहे हैं कि इस मखदूम साहब जो है ना, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मखदूम साहब सूबाई नशिस्त पर भी इलेक्शन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, पिछले इंतखाबात में उन्होंने तैमूर भट्टी साहब की हिमायत जरूर की थी, इस वक्त उनकी हिमायत उनके साथ नहीं है, ज़ाहिर है वो खुद इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। गुलाम मोहम्मद गाड़ी और बलोच फैमिली जिनमें जुल्फ़िकार लोग भी शामिल हैं, वो एक साइड पे है। तो नीचे आप कैसा देखते हैं कि ये क्या ये सीट भी मुश्किल हालात पैदा करेगी मखदूम साहब के लिए कि नहीं? आप नहीं समझते कि आप 2 टिकट क्यों खरीदते हैं? हम्म, मेरा आपसे सवाल है, आप किसी भी लाहौर जाने के लिए 2 टिकट क्यों खरीदते हैं? एक 8 बजे का, एक 9 बजे का। मेरा सवाल है कोई आपसे। कटिंग वैसी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? ये ये एक सियासी कमजोरी है एक कैंडिडेट की, मैं ये समझता हूं। वो इसलिए कि आप 2 टिकट इसलिए खरीदते हैं कि अगर मैं ये नहीं जीत सकता तो चलो मेरे पास दूसरी ऑप्शन मौजूद हो। हम्म, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शाहजिन्ना के हल्के के अंदर और इलाके के अंदर वोट बैंक बहुत बड़ा है, लेकिन उस वोट बैंक को हिलाने के लिए तैमूर भट्टी जैसा कैंडिडेट उस इलाके में मौजूद है, जिसने उस इलाके के अंदर सड़कें भी दी हैं, जिसने वहां पे खेल के मौके भी दिए हैं। जो बंदा जो है आप ये समझ लें कि अब वो पुरअमन जंग की तरफ जो है उसकी उनकी कोशिशें भट्टी फैमिली की जारी हैं। उनका आप माजी देख लें, उनका आप हाल देख लें। तो ये इसका मतलब यही है कि मखदूम साहब जो हैं वो कंफ्यूज हैं किसी लेवल पे कि भाई अगर एनए की मैं सीट नहीं निकालूंगा तो कम से कम मैं सूबाई जो सीट है वो निकाल सकूं, लेकिन दूसरी जानब उन्हें ये भी खौफ है कि अगर मैं शायद पीपी की ना निकाल सकूं तो मैं एनए की। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मखदूम साहब खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे हलकों में जंग के अंदर जब कैंपेन की जा रही है तो कहा जाता है छोटा वोट हमें दे दें और बड़ा उसको दे दें। तो आप 2 वोट तकसीम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, 2 वोट तकसीम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि एक वोट जो है ये इनको दे देंगे, दूसरा वोट ऊपर वाले को दे देंगे। अब कुछ हलकों में ये होना है कि उन्हें नीचे वाला वोट पड़ जाना, ऊपर वाला नहीं पड़ना, और कुछ हलकों में ऊपर वाला वोट पड़ जाना, नीचे वाला नहीं पड़ना, और रिजल्ट ये निकलना है कि वो दोनों सीटों के ऊपर एक कमजोर कैंडिडेट के तौर पर भी आ सकते हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि यानी आपको जो तज्जिया है, ज़ाहिर है हम हालात वाक़ियात को, हम जर्नलिस्ट जो होते हैं, ज़ाहिर है हमारे अपनी ज़ात से कोई राय नहीं होती, हम हालात वाक़ियात को देख के ही चीज़ों को ये अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। अच्छा, अब आप इसको एनए 109, ये भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल, यहाँ पे उससे भी ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल है कि यहाँ पे इस वक्त जो है ना, पहली बार ऐसा रहा है कि जो मुझे नजर आ रहा है कि 3 हैवीवेट कैंडिडेट मैदान में हैं। शेख मोहम्मद याकूब साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, शेख वकास अकरम साहब जिन्हें पीटीआई की हिमायत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, और मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब। यकीनन यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है कि जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वोट बैंक है किसी दौर में मजहब की बुनियाद पर जरूर ठीक है आपकी वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वहाँ पे सियासी एलिमेंट का अमल दखल ज्यादा हो गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इनके दरमियान मुकाबला कैसा रहेगा, जबकि अभी तक जो है मौलाना मसूद नवाज जो हैं वो अलग हैसियत से बिल्कुल मैदान में मौजूद है, चाहे वो सूबाई सीट पर हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसका कहीं फायदा नुकसान हो सकता है और शेख याकूब साहब को मुस्लिम लीग नून का कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, और पीटीआई का वर्कर वो आपको जंग में कैसा लगता है शहरी नशिस्त पर? अगर सब हम 2018 से पहले के इलेक्शन से आपसे थोड़ी सी डिस्कशन में चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल जो कैंपेन्स हैं जंग के में वो कब से कामयाब होना शुरू हुई, या दूसरा सवाल ये समझ लें कि किस वक्त सियासी तौर पर या सियासत जो है वो जंग के अंदर अपनी पिनपने लगी कि किसी जमात का, सियासी जमात का वोट बैंक बने, वो थोड़ा सा मुझे गाइड। ये 2018 के बाद मतलब हमने ये देखा कि एक ट्रेंड चेंज हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे एग्जैक्टली। अब मैं आपके सवाल ही में एक जवाब मेरा मौजूद है जो आपने बताया कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जंग के अंदर अपना वोट बैंक बनाने में कामयाब रही। वो आप 2018 का इलेक्शन देख लें या उसके बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात देख लें कि जंग के वासियों ने सूबाई हुकूमत नून लीग की होने के बावजूद बुरे तरीके से जंग के अंदर मुनहरफ अराकीन को किक आउट किया यहाँ से। आप इसे बिल्कुल भी आप और आजम चेल्ला ने पंजाब भर में सबसे ज्यादा बड़ी लीड ली, बहुत बड़ी लीड। अच्छा, अब ये है, अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई जमात जंग में अपना वोट बैंक बनाने में कामयाब हुई है, सियासी जमात, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अच्छा, ये वो सूरत हाल है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हुई, ये उस वक्त की सूरत हाल है। और उसके बाद क्या हुआ, सियासी इंजीनियरिंग हुई, रिजीम चेंज हुआ, और आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तमाम हमदर्दियां समेटने में कामयाब हुई जो उसके साथ नहीं थी। अब इसका मतलब यह है कि जंग में एनए 109 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका बहुत बड़ा वोट बैंक हो सकता है।
लेकिन दूसरी तरफ देखें कि शेख मोहम्मद वकास अकरम जो है उनके ऊपर 9 मई के हवाले से या इश्तियाल अंगेजी फैलाने के हवाले से इल्जामात हैं, और पंजाब पुलिस की जानिब से गाहे बगाहे उनके घर के ऊपर गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पे वोट बैंक फिर सोचने पर मजबूर है कि क्या वकास अकरम को वोट कास्ट करने के बाद उनका वोट कंसीडर होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर वो वोट उन्हें कास्ट करते हैं तो क्या वकास साहब जो हैं वो सामने आके उनके थाने कचहरी के मामला को निपटाने की पोजीशन में होंगे? ये अहले देहात का सबसे बड़ा मसला होता है कि थाने कचहरी को किसने वक्त, जिस तरह की हमारे यहाँ सियासत है, जिस तरह की सियासत है, ये आप बेहतर अंदाज में समझते हैं। अच्छा, इस सूरत हाल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके लिए मसाइल हैं, लेकिन अगर वोट कास्ट करने में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर दंगा फसाद ना किया गया और टर्न आउट को उसी अंदाज में रखा गया जिस अंदाज में लोग आ रहे हैं वोट कास्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए बड़ी बेहतर पोजीशन है। लेकिन दूसरी जानब अब मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, उनका एक अपना नजरियाती वोट बैंक मौजूद है। आप जो मर्जी कर लें, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो तमाम लोग जो कि किसी ना किसी वजह से उनके साथ मुंसलिक हैं, वो वोट उन्हें कास्ट करेंगे और उनके वोट को हिलाया नहीं जा सकता और उनके वोट को खरीदा भी नहीं जा सकता। और मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी अपनी सियासी कैंपेन के दरमियान सबसे अहम बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बाशऊर, समझदार और पढ़ा लिखा तबका उन्हें वोट देगा, और मैं उनसे उनकी इस बात से इख्तलाफ भी नहीं करता। उनका एक वोट बैंक मौजूद है और कभी भी नहीं हो सकता कि वो उनका वोट बैंक उनसे अलग हो जाए। हाँ, उसमें भी कुछ नौजवान हो सकते हैं जो थोड़े लिबरल हों, जिनका मजहब के साथ उस तरह का ताल्लुक ना हो, या जिसे हम थोड़ा सा कह देते हैं कि लिबरल हों, तो मुमकिन है कि वो थोड़ा सा वोट बैंक उनके घरों से जो कम हो, लेकिन उनका एक अपना वोट बैंक है, वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एग्जिस्ट करता है। अब उनकी जानिब से भी पीपी 127 के अंदर जो है वो कागजात जो है वो जमा है और वो उसकी भरपूर कैंपेन भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लुधियानवी साहब भी किसी पॉइंट पे जाके कंफ्यूजन का शिकार जरूर हैं कि किसी लेवल पे जो है वो कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा, अब इनके जो पैरेलल हैं नीचे पीपी 127 में मसूद नवाज जंगवी हैं, उनकी कैंपेन्स को मैंने देखा है, उनकी कैंपेन्स भी जो है वो बड़ी कामयाब जा रही हैं, और उनके साथ वही वोट बैंक है जो ऊपर मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी के साथ ऊपर वाला वोट उनके लिए, नीचे वाला वोट मसूद साहब के लिए। इसका मतलब ये है कि मसरूर नवाज NA 109 में तो है नहीं। इसका मतलब है जो भी जमात से मुंसलिक लोग होंगे मुमकिना तौर पर वो अपना छोटा वोट जो है वो मसरूर नवाज जंगवी को कास्ट करें और बड़ा वोट जो है मौलाना अहमद लुधियानवी को कास्ट करें। इसका मतलब है कि जो जमात है वो इस वक्त उनकी भी एक अपनी पोजीशन है। और तीसरा बड़ा जो है घराना वो शेख याकूब और राशिदा याकूब शेख हैं। अच्छा, इनका अब कौन सा वोट हो सकता है? इनके दो तरह के वोट हैं। इनका एक वोट वो है जो इनका जाती वोट है। जिन इलाकों मैंने लोगों से डिस्कस किया, पूछा, उन्होंने बताया कि जनाब शेख याकूब ने अपने टेन्योर के दौरान जंग की तामीर और तरक्की के हवाले से बड़े इक़दाम उठाए, और उनके हवाले से ये भी कहा गया, कुछ लोगों का उनके ऊपर इल्जामात हैं कि भाई उन्होंने जायदादें बनाई, लेकिन एक बात जो बेशतर लोगों ने कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट के फंड्स नहीं खाए, जो फंड आए वो लगाए गए कहीं ना कहीं जंग की तामीर और तरक्की के ऊपर। लेकिन मसला भी ये है कि उनको भी नून लीग की नफरत का जो वोट है वो उनको निकल जाएगा, वो नून लीग की नफरत का वोट जो है वो खो देंगे। अब यहां पे एक और मसला है, इन्होंने टेक्निकली बहुत अच्छी गेम की कि इन्होंने बड़ा टिकट जो है वो याकूब साहब को दिया, छोटा टिकट जो है वो राशिदा याकूब को दिया। कम से कम कंफ्यूजन जो हमने पिछले इन हलकों में देखी है वो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं है। और अब ये दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे की कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। वो छोटा वोट भी मांग रहे हैं, बड़ा वोट भी मांग रहे हैं। जंग का कारोबारी हल्का जो है वो उनके साथ खड़ा है और उनके साथ जो अहले दय है वो हल्का खड़ा है। अच्छा, अब मजमूई तौर पर जो हम टेलीविजन के जरिए सियासत की रिपोर्टिंग होते हुए देख रहे हैं और बानी PTI के खिलाफ जो फैसले पिछले दिनों में आए, वो एक ऐसी कड़ी हमें नजर आ रही है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में जा रही है। तो देहातों के अंदर उनका जाती वोट बैंक नहीं है,
लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुमकिन तौर पर देहातों के अंदर से वोट इसलिए शायद निकाल ले कि अगर देही कल्चर के अंदर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि भाई मरकज और सूबे के अंदर हुकूमत जो है वो पंजाब बनाने वाला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाने वाली है, तो उस सूरत हाल में थाने कचहरी के काम करवाने के लिए हमें जो कैंडिडेट नहीं होंगे उन्हीं का हिस्सा होना पड़ेगा। यानी कि ये है कि इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि बहरहाल हालात जो भी हैं, लेकिन ये 3 कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं और यकीनन इनका बारे में हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज फाइट जाएगी कि 3 उम्मीदवारों के दरमियान। और इस तरह नीचे भी PP 1 to 7 में भी तकरीबन सूरत हाल यही होगी कि शेख, और मैं समझता हूँ कि अपने शेख मोहम्मद अकरम साहब और रास्ता यकूब साहिबा और मसरूर साहब और मौलाना साहब, ये भी एक मुश्किल तरीन हल्का साबित होगा यहाँ पे। आप NA 110 को कैसे देखते हैं? NA 110 में है साहबजादा अमीर सुल्तान साहब और मोहम्मद आसिफ मुआविया साहब और साइम अख्तर भरवाना साहब, जो पहले भी 2 बार मुंतखब हो चुकी हैं कौमी असम्बली से। अब उसको कैसे देखते हैं? वो मुझे लगता है कि इनके इन दोनों हल्कों से ज्यादा आसान हल्का है किसी के लिए। बहुत ही आसान है और उसकी आसानी की 2 वजूहात हैं। वहां पर गद्दियां नहीं है, वहां पर सिर्फ एक गद्दी है और दूसरी तरफ एक मजहबी एलिमेंट मौजूद है, गो के दोनों तरफ मजहबी एलिमेंट मौजूद है। हम अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर देखें तो अमीर सुल्तान जो है वो उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा भी, जीता भी, और उस हल्के में कंपैरेटिवली मसाइल कम हैं। शोरकोट का इलाका देख लें, वहां पर सड़कें मौजूद हैं। वहां पर अगर हम अहमदपुर सियाल को देख लें, वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहां पर उस तरह के मसाइल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अमीर सुल्तान ने या इससे पहले आने वाले लोगों ने वहां पर तरक्याती कामों के ऊपर जो है वो तवज्जो दी हुई है। और वो पतन पुल या बाहुपुल के नाम से जिसे का, उस पुल को बन जाने के बाद शोरकोट तो झंग से वैसे ही कट गया। तो वो फिर से डेवलप किया, कैंट मौजूद होने की वजह से शोरकोट यानी कि वहाँ अपनी एक डेमोग्राफिक्स है। तो इसका मतलब है कि वहां पर सोच प्रोग्रेसिव है लोगों की। अच्छा, अब उस इलाके के अंदर बड़ा वाज़ेह वोट बैंक अमीर सुल्तान का मौजूद है। आसिम मुआविया साहब के साथ मेरी मुलाकात भी हुई, हल्के की सूरत हाल भी देखी। उन्होंने अहले तशी और सुन्नी वोट बैंक को हासिल करने के लिए 2 कोशिशें की। एक कोशिश ये थी कि अमीर अब्बास को जो है वो पैनल में शामिल किया ताकि वो वोट बैंक जो है वो समेट सके, ताकि अहले तशी का वोट, निचला वोट जो है वो अमीर अब्बास सुल्तान को मिल जाए और ऊपर वाला NA का वोट जो है वो उनको मिल जाए। दूसरा उन्होंने ये काम किया कि मखदूम फैसल साले हयात को दावत दी, वहां पर उनके साथ कैंपेन की। मतलब आपका ज्यादा फोकस इस तरफ है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक तो सियाल एलिमेंट भी बहुत बड़ा, क्योंकि अमीर अब्बास सियाल का साथ शामिल किया जाना है, सियाल फैमिली, तो वहाँ पे नवाब बाबर खान सियाल भी अपने हैसियत में वोट ज़ाहिर इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ज्यादा एलिमेंट ये स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आ रहा है कि सियाल फैमिली वहां पे ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या नवाब बाबर अली खान सियाल का वहां से इंतखाब में हिस्सा लेना, क्या इसका आसिफ मुआविया साहब को नुकसान हो सकता है या ये एग्जिस्ट नहीं करते अमीर अब्बास सियाल साहब के आने के बाद? मुझे नहीं लगता कि नवाब बाबर सियाल जो हैं वो हमायत करेंगे किसी ना किसी लेवल पे जाके। वो कब फैसला कर लें, उन्हें फैसला करना पड़े। फैसला नहीं, वो हिमायत नहीं, वो इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि शायद उसकी हमायत कर देंगे। अच्छा, कर दे वो मुझे लग रहा है। उसकी वजह यह है कि फिर नवाब बाबर सियाल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग में एग्जिस्टेंस जो है वो बाकी नहीं रहेगी। तो आप समझते हैं, आप नहीं समझते कि अगर आसिम मुआविया, मैं ये नहीं कह रहा, अगर इलेक्शन हारते हैं तो इससे पहले भी आसिम मुआविया अपने इलेक्शन हार चुके हैं, तो उस सूरत में नवाब बाबर सियाल अगर नून लीग में एग्जिस्ट करेंगे, अगर वो नून लीग में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप नहीं समझते कि आने वाला अगला इलेक्शन जो है वो बाबर सियाल के लिए एक स्पेस पैदा कर सकता है। तो मुमकिन, मुझे लगता है कि वो जाती तौर पे हो सकता है उनकी सपोर्ट का ऐलान करें किसी लेवल पे। लेकिन एक बात तय है, वो ये है कि हम धड़ेबंदियां जरूर मौजूद हैं, धड़े बड़े अहम हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो नौजवान वोटर है उसको धड़ेबंदियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी सोच रख रहा है और वो अपनी सोच के तहत जो है वो वोट दे रहा है। मैं एक ही घर में 3-3 पार्टीज के वोट देख रहा हूं कि वालिद का वोट जो है वो बेनजीर को वोट है और वो किस तरह पीपल्स पार्टी को जो भी हल्का मौजूद है, वालदा का वोट जो है वो किसी एक, और बच्चे तीसरी पार्टी को वोट पार्टी को दे रहे हैं। यकीनन ये पाकिस्तान में भी जिस तरह ये सियासी माहौल बना हुआ है नाजरीन, तो उसमें ज़ाहिर मुख्तलिफ नजरियात भी सामने आ रहे हैं
रमजान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस हवाले से यकीनन नाज़रीन बात ये है कि ये यकीनन हमारे वो तजर्बात होते हैं जो हमने ग्राउंड से देखे होते हैं, और क्योंकि उनसे हम उम्मीदवारों से मुलाकात भी हमारी होती रहती है, इनकी हमसे रमजान भाई की हमसे ज्यादा इस वजह से होती है कि ये ज्यादा इसमें फाल हैं। तो यकीनन ये हमारे अपने ख्यालात होते हैं, अब इसका हम इजहार कर रहे होते हैं। हर बंदे को, हर जरूरी नहीं है कि तमाम अफराद को, तमाम नाज़रीन को, देखने वालों को हमारे ख्यालात से मुत्तफिक हो, यकीनन उनकी एक अपनी राय होगी। इस तरह हर बंदे को अपनी इजहार राय की आज़ादी का हक हासिल है। अगर आप हमारी राय से इख्तलाफ रखते हैं तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए भी हाजिर है, आप इस पे आके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और जिस तरह हम ये अपने ख्यालात आप तक पहुंचा रहे हैं, हम आपकी राय भी वैसे ही उसी अंदाज में आपके लोगों तक पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन तक 8 फरवरी तक हम मजीद भी इस हवाले से जो हमारे जंग के सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे बात करते रहेंगे, और उनके ख्यालात जो उनके सियासी ख्यालात हैं, तो सियासी वाले से उनकी राय है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अकमल मलिक को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।